नमस्कार। मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट और आज मैं आपको अस्थमा के बारे में कुछ नई चीज़ें जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से है उसके बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में अस्थमा के अन्य कारणों के बारे में हम बात कर चुके हैं कि बच्चों में किस तरीके का अस्थमा हो सकता है और जो बड़े हैं उनमें किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबकी कंडीशन अलग अलग है और अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है तो वो कैसा लक्षण दिखाई देगा उसका, और अगर किसी को कार्डियक अस्थमा है तो उसके क्या लक्षण होंगे, वो सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। और अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अस्थमा का ही एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर समझ सकता है और जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है वो भी समझ सकता है। ये उनके लिए भी है और जो हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और वो पूरे ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ भी कहाँ काम कर रहे हैं, यही नहीं कि इंडिया में ही काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारे हैं काम कर रहे हैं और हमारा सब जगह सेंटर है, हर एक देश में हमारे सेंटर हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन सेंटर कम हैं, एक आध हैं, लेकिन हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये ट्रीटमेंट हम इसमें जो बताते हैं वो अलग चीज़ें हैं, और जो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अस्थमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा अस्थमा होता है इसमें दो चीज़ों का बड़ा संयोग रहता है। पहला संयोग हमारा रहता है मसल्स का, दूसरा हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों का रोल रहता है। यानी ये दोनों नर्वस सिस्टम हमारे काम करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब ये दोनों सही से काम करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग नॉर्मल चलती है। अगर इनमें से कोई भी एक कम काम करे या ज़्यादा काम करे तो हमें तकलीफ़ हो सकती है, और तकलीफ़ होने से हमें अस्थमा की शिकायत हो सकती है। हम बोलेंगे हम हाँफ रहे हैं, थक रहे हैं, हमको तकलीफ़ है, सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है, या अगर कोई सही से अपना एनालिसिस करता है तो वो ये भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि हमें सांस छोड़ने में है कि लेने में है। लेकिन इस बात को बच्चे तो बड़े आसानी से समझ जाते हैं और वो बता भी देते हैं कि हमें सांस लेने में तकलीफ़ है या छोड़ने में तकलीफ़ है। लेकिन जो सयाने लोग होते हैं यानी कि जो एज्ड वाले होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 60 क्रॉस कर गई होती है, तो वो लोग थोड़ा सा लेट समझ पाते हैं कि हमें एक्चुअल में दिक्कत किस चीज़ में है, सांस लेने में दिक्कत है या छोड़ने में दिक्कत है। क्योंकि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है तो हमारे लंग्स के ब्रोंकस मसल्स फैल जाते हैं, यानी कि जब हम सांस ले रहे हैं करें तो हमारी सीना फैल रहा है, और जब हम छोड़ रहे हैं तो वो सिकुड़ रहा है, यानी कि जो फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। सांस ले रहे हैं तो हम अंदर खींच रहे हैं तो फैल रही है, और जब छोड़ रहे हैं तो सिकुड़ रही है। यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे ऐसे उसने काम किया है। तो इसमें हमारी जब मसल सांस लेते हैं तो हमारे अंदर की मसल्स फैल जाती हैं, और जब अगर मान लो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यानी कि फैलने वाला काम नहीं कर रहा है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? तो उस कंडीशन में ये होगा कि हमारी जो ब्रोंकस मसल्स है वो सिकुड़ जाएंगी। तो जब सिकुड़ेंगी तो सांस लेने में तकलीफ़ हो जाएंगी, यानी कि पहले तो सिकुड़ी थी और सिकुड़ जाएगी, हवा की कमी और हो जाएगी, यानी कि उसको फैलने का, अंदर लेने का तो कुछ बन ही नहीं रहा है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी वो अंदर ले नहीं पा रहा है और केवल छोड़ने वाला काम हो पा रहा है। और जब ऐसा होगा तो अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, सांस लेने में तकलीफ़ रहेगी, व्यक्ति में घबराहट हो जाएगी, बेचारा उठ के बैठ सकता है, अपने बिस्तर में ही बैठ सकता है, और घबराहट हो जाती है क्योंकि उसको ये डर रहता है कि कहीं मैं नींद में ही सांस लेना भूल ना जाऊं, ऐसे डर हो जाती है, घबराहट हो जाती है, वो बैठ जाता है और रात भर जागता है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिस व्यक्ति को तकलीफ़ है वो इस बात को समझ सकता है, नॉर्मल व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझ सकता क्योंकि उसको तकलीफ़ नहीं है।
ये चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब किसी के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। तो अस्थमा में हमारा ख़ास तौर पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स, ब्रोंकस मसल्स फैल नहीं सकती, बल्कि सिकुड़ती हैं और सिकुड़ जाती हैं, मतलब उसका दायरा कम होता जाता है। तो इस वजह से भी वो दिक्कतें होती हैं और व्यक्ति बहुत परेशानी में आ जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या न्यूरोथेरेपी में इलाज संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। न्यूरोथेरेपी में बहुत अच्छा इलाज है इस चीज़ का, और हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी देते हैं इस चीज़ का। और कुछ दिनों का ट्रीटमेंट लेने के बाद तो व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन कुछ विधाओं में आपको लाइफ टाइम दवाई खानी है, दवाओं का सेवन करना है, लाइफ टाइम के लिए आपको दवाओं पर ही निर्भर रहना है, क्योंकि उनके पास कोई समाधान होता नहीं है। तो उनके पास दवाई समाधान है, तो दवाई से ही वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। और इसमें हमने जो लास्ट बताया था कि जो ब्रोंकाइटिस होता है उसमें सांस छोड़ने में दिक्कत होती है। हमारी जो ब्रोंकस मसल्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, यानी कि वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो इस वजह से हमको सांस छोड़ने में तकलीफ़ होती है। जब किसी का मार्ग अवरुद्ध होगा, यानी कि अगर मान लो कोई पाइपलाइन है, वहाँ पे ब्लॉकेज होगी, तो वो पानी कैसे बाहर निकलेगा, यानी कि इसको हम इजी वे में समझें तो सांसें बाहर कैसे जाएंगी, यानी कि उस व्यक्ति को जब सांस छोड़ने में दिक्कत होगी तो उसका रास्ता अवरुद्ध हुआ रहेगा, इसलिए वो सांस छोड़ने में तकलीफ़ हो रही है, यानी कि वो व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस है और वो तकलीफ़ में इसलिए है। अगर व्यक्ति को सांस छोड़ने में तकलीफ़ नहीं है तो उसको अस्थमा है। और कुछ व्यक्ति जो कि दिन भर काम तो बढ़िया कर रहा है, लेकिन काम करते करते थक जा रहा है, हाँफ जा रहा है, उसको दम लग जा रही है, सांसें लग जा रही हैं, वो बिल्कुल हाँफ जा रहा है, सिर झुका दे रहा है, और जैसे ही वो लेटे आराम करे तो तुरंत आराम मिल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि उसको कार्डियक अस्थमा है, यानी कि उसका दिल थोड़ा कमज़ोर है, यानी कि वो उतना झेल नहीं पा रहा जितना वो करना चाहता है। इच्छा तो है उसकी करने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। अब क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको तकलीफ़ है अंदर से, वो बेचारा बोल भी नहीं सकता कि मुझे ऐसी दिक्कत है, और कोई डॉक्टर इस बात को साफ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि कई लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो इसलिए डॉक्टर भी छुपाते हैं। छुपाने के कारण पीछे का यही होता है कि वो मानसिक स्थिति को भी समझते हैं कि जो पेशेंट है या उसके तीमारदार हैं उनको क्या मानसिक स्थिति झेलनी पड़ सकती है, इसलिए भी उनको चुप रहना पड़ता है और क्लियर कोई बात करता नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी बातें बताई हैं वो आप लोग समझ सकते हैं, और बहुत सरल भाषा में समझाया है, इसको हर कोई समझ सकता है। तो जिनको तकलीफ़ें हैं, आप चाहे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ना जाएं, सीधी सी भाषा है आप इसको भी समझ जाएंगे तो ये काफ़ी है आपके लिए। तो ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है। तो ऐसे लोग जितने भी हल्द्वानी में हैं और इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, और उनको कहीं भी जो है किसी भी प्रकार से आराम नहीं आ रहा है, और वो दवाई खा के थक गए हैं, दवाई ले के थक गए हैं, और उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए और कार्डियक अस्थमा, इनमें से कुछ भी हो तो वो इनके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल आपको फ़र्क पड़ेगा निश्चित तौर पे, लेकिन आपको अपनी कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिकतम लोग जो इस ट्रीटमेंट के लिए बड़े शहरों में जाते हैं उनका वो खर्चा बच जाए, और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट इसका हो पाए हल्द्वानी में, आपके अपने शहर में, और इस चीज़ का मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठाएं। हम ये चाहते हैं कि इसका जो मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठाएं, ताकि उनको दूर ना भटकना पड़े और उनकी फालतू फजीयत ना हो। तो आशा करता हूँ ऐसे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, और दूसरों को भी शेयर करेंगे, ताकि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और जो डिटेल और कौन कौन सी बीमारियाँ हम ठीक करते हैं वो सारी डिटेल भी हमने इस वीडियो में डाल दिया है, इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।